हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके थे वेक्टर का पार्ट 2, इसमें हम पार्ट 3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने लामी प्रमेय तक पढ़ लिया था। ओके, इसमें हम सापेक्ष वेग के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम किसी वस्तु की गति पर हम विचार करते हैं तो हम उसको किसी एक नियत बिंदु के सापेक्ष गतिशील मानते हैं। जैसे कोई वस्तु v वेग से गति कर रही है, या हवा चल रही है, या फिर पानी बह रहा है, तो उसको हम पृथ्वी के सापेक्ष गतिशील मानते हैं, और पृथ्वी के वेग को या पृथ्वी की गति को हम नियत मानते हैं। ठीक है नहीं? तो इस तरीके से हम किसी वस्तु को का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक फ्रेम पर इसको देख सकते हैं, एक्स वाई पर। यहाँ पर हमने वाई ले लिया, यहाँ पर एक्स, यहाँ पर एस। किसी कण की गति, उसका स्थिति सदिश या उसकी जो स्थिति है उसको हम लेंगे यहाँ पर, ये हमने ले लिया P। ओके, और S के सापेक्ष उसकी स्थिति जो है उसको लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं RPS। ओके, यहाँ पर ले लिया हमने S डैश, इस पॉइंट को, तो ये SS वेक्टर हो गया, ये S डैश P वेक्टर हो गया, और ये हो गया RPS वेक्टर। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम RSS डैश, इसको लिख सकते हैं RPS डैश। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कण P का S के सापेक्ष S के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? RPS। ओके, वेक्टर RPS। इसी तरीके से हम P का S डैश के सापेक्ष, कण P का S डैश के सापेक्ष देख सकते हैं, क्या है? RPS डैश। ओके, अब फ्रेम S डैश, तो फ्रेम S डैश का S के सापेक्ष क्या होगा? इसका RSS डैश। ओके, RSS डैश होगा। अगर हम वेक्टर की बात करें तो यह RPS क्या है? इसका रिजल्टेंट है, तो RPS क्या होगा? RPS इज इक्वल टू RSS डैश प्लस RPS डैश। ओके, अगर हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें, t के सापेक्ष, समय t के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा? d RPS अपॉन dt इज इक्वल टू RSS डैश अपॉन dt प्लस d RPS डैश अपॉन dt। ओके, तब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है? ये स्थिति सदिश है, ये विस्थापन बटे समय हो गया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वेग। तो ये वेग सदिश हो गया, BPS इज इक्वल टू BSS डैश प्लस BPS डैश। ओके, यहाँ से हम BPS डैश निकाल सकते हैं, तो BPS डैश क्या होगा? BPS माइनस BSS डैश। ओके, तो इस तरीके से हम एक कण की सापेक्ष वेग
ओके, फाइंड कर सकते हैं। इसका हम सामान्य सूत्र देखेंगे। सामान्य सूत्र क्या होगा, इसके लिए हमने दो वस्तु ले ली, ठीक है। एक कण v1 वेग से गतिशील है और दूसरा v2 से, ठीक है। तो इसके लिए सामान्य सूत्र क्या होंगे? पहली कंडीशन होगी इसमें जब वो एक ही दिशा में है, समान दिशा में गतिशील हैं, समान दिशा में गति कर रहे हैं, ठीक है, गति कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब यहाँ पर होगा समान दिशा के लिए v12, ठीक है। पहले का दूसरे के सापेक्ष वेग क्या होगा समान दिशा के लिए, ठीक है, माइनस में होगा v1 माइनस v2। दूसरी कंडीशन है जब वो विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में, ठीक है, विपरीत दिशा में हो तब क्या होगा v12 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। तब उनको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, उनका योग कर देंगे, ठीक है। एक वस्तु इस दिशा में बह रही, इस दिशा में गति कर रही है और दूसरी उसके विपरीत दिशा में, तब इनका वेग को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान सकते हैं एक गाड़ी पश्चिम की ओर गति कर रही है और एक गाड़ी पूरब की ओर, तब उनकी जो गति होगी, उनका जो वेग होगा उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना, उसकी चाल को हम ऐड कर देंगे। तीसरी कंडीशन आती है जब कण की गति लंबवत हो, ठीक है, एक दूसरे के लंबवत गति कर रहे हो, ठीक है, इधर v1 और इधर v2, बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तब इस कंडीशन में क्या होगा? तब इस कंडीशन में जो होगा वो होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ओके। इस कंडीशन में सापेक्ष वेग होगा √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। एक कंडीशन और है इसमें, जब दोनों कणों की गति के बीच में या दोनों कणों के वेग के बीच थीटा कोण हो, ठीक है, थीटा कोण हो, तो इस कंडीशन में देखते हैं थीटा कोण पे तब क्या होगा v12 इज इक्वल टू √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस थीटा, ओके। इस कंडीशन में इस सूत्र का हम यूज़ करेंगे जब भी किसी न्यूमेरिकल में हमें ज़रूरत पड़ेगी। उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या है? अब पढ़ेंगे हम उपग्रह का सापेक्ष वेग। यदि एक उपग्रह का, ठीक है, उपग्रह का सापेक्ष वेग ले लेते हैं। यदि एक उपग्रह BS, ठीक है, S यहाँ पर सैटेलाइट, तो BS वेग से गति कर रहा है, ठीक है नहीं, गति कर रहा है। तो पृथ्वी के तल पर स्थित एक बिंदु पर, पृथ्वी के किसी एक बिंदु पर, तल पर स्थित किसी बिंदु पर, बिंदु तो पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु की चाल की जब बात करेंगे, वेग की बात करेंगे, तो वो बिंदु पृथ्वी के वेग से गति करेगा, ठीक है। तो पृथ्वी के बिंदु की जो हम वेग लेंगे, बिंदु की का वेग उसको हम BE लेंगे, ठीक है, क्योंकि E फॉर अर्थ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अर्थ, तो उसको हम पृथ्वी के वेग ही के हिसाब से मानेंगे कि वो पृथ्वी के वेग से ही गति कर रहा है।
तब यहाँ पर सापेक्ष वेग क्या होगा? उपग्रह का सापेक्ष वेग यहाँ पर क्या होगा? उपग्रह का सापेक्ष वेग, सापेक्ष वेग, उपग्रह का सापेक्ष वेग क्या होगा यहाँ पर? बी एस ई इज इक्वल टू बी एस माइनस बी ई। ओके, बी एस माइनस बी ई। लेकिन ये कब होगा? बी एस माइनस बी, बी एस माइनस बी कब होगा? क्योंकि पृथ्वी की जो गति है, पृथ्वी की गति जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, नहीं, वेस्ट टू ईस्ट है। और उपग्रह की गति भी वेस्ट टू ईस्ट है, तभी ये कंडीशन होगी बी एस माइनस बी ई। लेकिन जब हम इसको देखेंगे कि पृथ्वी की गति के विपरीत दिशा में है, ठीक है, पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट अगर गति कर रही है और उसका सैटेलाइट, ठीक है, उपग्रह ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है, ठीक है, तब वहाँ पर क्या कंडीशन होगी? तब वहाँ पर होगी बी एस ई इज इक्वल टू बी एस प्लस बी। ठीक है नहीं, तब वहाँ पर हम ऐड कर देंगे, वहाँ पर प्लस कर देंगे। ठीक है नहीं। अब बात करते हैं वर्षा का सापेक्ष वेग। वर्षा का सापेक्ष वेग हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम देखते हैं। पहले मानते हैं यदि बी आर वेग, ठीक है, बी आर वेलोसिटी ऑफ रेन, वेग के साथ ऊर्ध्वाधरता, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, तब एक प्रेक्षक मतलब कोई आदमी, तब एक प्रेक्षक या एक आदमी लिख लेते हैं, एक आदमी बी एम चाल से क्षैतिज दिशा में या क्षैतिजता गतिमान है, क्षैतिजता गतिमान है, तब सापेक्ष वेग क्या होगा? आदमी का सापेक्ष वेग क्या होगा? बी एम आर इज इक्वल टू बी आर एम। ठीक है, वर्षा के सापेक्ष, बारिश के सापेक्ष बी आर एम। तब यहाँ पर क्या होगा? बी आर माइनस बी एम। ओके, सदिश योग के नियम से अगर हम इसका परिमाण की बात करें, ठीक है, तो इसका परिमाण क्या होगा? परिमाण होगा बी स्क्वायर आर प्लस बी स्क्वायर एम। ओके, अगर हम यहाँ से इसका परिणाम फाइंड करते हैं, परिमाण, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर आर प्लस बी स्क्वायर एम। ओके, और अगर एंगल की बात करें, दिशा की बात करें, तो दिशा क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी एम लेंगे पहले, तो बी एम अपॉन बी आर। ओके, ये इसकी दिशा होगी। ठीक है नहीं। अब इसमें हम दो कंडीशन देख सकते हैं इस तरीके से, एक तो ऊर्ध्वाधरता बारिश हो रही है, ऊर्ध्वाधरता, ठीक है नहीं, और इस तरीके से कोई आदमी, ठीक है, इस तरीके से ये क्षैतिज दिशा में गतिमान है।
इसका जो वेग है बारिश का वो क्या है, बी आर है। ओके, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि बारिश जो है वो किसी एंगल पर हो रही हो, तिरछी बारिश हो रही हो, ठीक है, और ये कोई आदमी बी एम वेग से गतिशील है, ठीक है। तब इस कंडीशन में क्या होगा, तब इस कंडीशन में क्या होगा, तो वहाँ पर हम थीटा कोण पर मानेंगे, ठीक है नहीं। तब यहाँ पर हम बी आर, बीच में कितना एंगल है, थीटा है, ठीक है नहीं, तो थीटा कोण पर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तैराक का आपेक्षिक वेग, तैराक का आपेक्षिक वेग हम कैसे फाइंड करते हैं, जिस तरीके से हम नाव की गति, पानी में नाव की चाल, हम उस तरीके से ही फाइंड करेंगे इसको भी। मान लिया कोई व्यक्ति, माना कोई व्यक्ति बी एम वेग से नदी में तैर रहा है, और नदी के वेग का जो, नदी के पानी का जो वेग है, ठीक है, पानी का जो बहाव है, पानी का जो वेग है, पानी का वेग वो है वी आर, ठीक है नहीं, वी आर। यदि व्यक्ति बी वेग से पानी के सापेक्ष गति कर रहा है, पानी के सापेक्ष तैर रहा है, तब क्या होगा, तब हम देखेंगे इसमें, जब वो पानी की दिशा में या नदी के बहाव की दिशा में गति कर रहा है, ठीक है, बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा में कर रहा है, तब क्या होगा, तब हम कह सकते हैं व्यक्ति का जो सापेक्ष वेग होगा, ठीक है, बी एम जो होगा वो होगा बी प्लस बी आर, ठीक है नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे। जब पानी के बहाव की दिशा में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, बहाव की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है, तब क्या होगा, बी एम इज इक्वल टू बी माइनस बी आर, ठीक है, तब वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, तो बी माइनस बी आर हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम किसी क्वेश्चन में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको इस तरीके से हम पुट करेंगे। ओके, आगे देखते हैं, नदी को पार करना, नदी को पार करना, ठीक है। माना कोई नदी वी आर वेग से, बी आर वेग से बह रही है, एक व्यक्ति स्थिर जल में बी एम वेग से
तैर सकता है, bm वेग से तैर सकता है, वह नदी के किनारे पर खड़ा है, ठीक है, एक किनारे पर खड़ा है और उसको हम दूसरे किनारे पर जाना है, तो किस तरीके से वो पार कर सकता है? इसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। तो एक कंडीशन क्या होगी? पहली कंडीशन होगी वह न्यूनतम दूरी में नदी को पार करे। तो न्यूनतम दूरी में नदी पार करना। तो न्यूनतम दूरी में नदी को कैसे पार करेगा? हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, और ये क्षैतिज से थीटा कोण पर तैर रहा है। ये हो गया bm और ये हो गई नदी की चौड़ाई, ठीक है। नहीं, ये अल्फ़ा कोण है, ये हो गया नदी का वेग, ठीक है, जल का वेग। ओके, अब देखेंगे इस कंडीशन में हम, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, तो उसको न्यूनतम दूरी में अगर नदी को पार करना है तो वो किस तरीके से तैरना चाहिए उसको? तो वो थीटा कोण पर, क्षैतिज से थीटा कोण बनाते हुए उसको तैरना होगा, ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक है। नहीं, तब यहाँ पर क्या होगा? ओ ए इज़ इक्वल टू bm हम शो कर चुके हैं, ठीक है। ओ बी इज़ इक्वल टू बी, ठीक है, ओ बी इज़ इक्वल टू बी, और ए बी इज़ इक्वल टू बी आर। ओके, तब हम यहाँ से कह सकते हैं, अगर हम कॉस थीटा यहाँ से निकालना चाहें तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा इज़ इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो बी आर अपॉन bm। ओके, ये हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ से हम साइन अल्फ़ा निकालना चाहें, साइन अल्फ़ा क्या होगा? बी आर अपॉन bm। ओके, बी आर अपॉन bm हो गया। अब बी आर अपॉन bm हमने फाइंड कर लिया। अब यहाँ से हमें न्यूनतम दूरी पर पार करने में, या न्यूनतम दूरी को पार करने में लिया गया समय अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? t1 इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसके लिए हम t1 ले लेते हैं। और दूरी कितनी है टोटल? w, तो w को उसको निकालना है, ठीक है ना, w को पार करना है इतनी दूरी के लिए। तब यहाँ पर हम बात करेंगे b के, w अपॉन v, और b कितना होगा? b होगा b स्क्वायर m माइनस b स्क्वायर r। ओके, तो t1 इज इक्वल टू हो गया w अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर m माइनस बी स्क्वायर r। तो ये हो गया न्यूनतम समय, ओके, न्यूनतम दूरी के लिए, ठीक है, न्यूनतम दूरी को पार करने में लगा समय, ठीक है। तो न्यूनतम दूरी कितनी थी? w को पार करने में लगा समय यहाँ पर आ गया t1। ओके, अब हम दूसरी कंडीशन देखेंगे इसमें। दूसरी कंडीशन है इसमें कि न्यूनतम समय में कैसे पार किया जाए। न्यूनतम समय में पार करना। न्यूनतम समय में कैसे पार कर सकते हैं? न्यूनतम समय में पार करने के लिए उसको नदी के लिए लंबवत तैरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, अगर इस दिशा में, पूरब की दिशा में अगर पानी का बहाव है तो उसको इस कंडीशन में तैरना होगा, ठीक है। नहीं, लंबवत तैरना होगा, तभी वो जाकर के पानी के बहाव के साथ आगे जाकर के किसी पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है। नहीं,
मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर वो यहाँ से तैरता है तो ए पर तो डायरेक्ट नहीं पहुँच सकता, लेकिन वो बहाव की वजह से पानी के साथ जाएगा और इस कंडीशन में बी पॉइंट पर पहुँच सकता है, ठीक है नहीं। तो इसके लिए हम लिखेंगे बी एम, और ये हो गया बी आर, और ये हो गया वी। नदी की चौड़ाई W। ओके, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम, अगर टाइम को देखेंगे तो लगा समय T2 इज इक्वल टू कितना होगा, W अपॉन बी एम, ठीक है नहीं, W अपॉन बी एम होगा। अगर हम ए बी दूरी की बात करें तो ए बी दूरी को हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ए बी दूरी को बात करें, दूरी ए बी को पार करने में लगा समय, दूरी ए बी को पार करने में लगा समय, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, बी आर ये पानी का बहाव है, तो पानी के बहाव द्वारा दूरी ए बी को पार करने में लगा समय क्या होगा, पानी का बहाव क्या है, बी आर है, ठीक है ना, बी आर है, और समय कितना लग रहा है, T2 लग रहा है, ठीक है। तो ये होगी इसकी दूरी ए बी इज इक्वल टू बी आर T2। ओके, तो बी आर T2 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं बी आर T2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं W अपॉन बी एम। ओके, W अपॉन बी एम। तो न्यूनतम समय में पार करने के लिए उसको किधर, उसको लंबवत तैरना होगा, नदी के लंबवत तैरना होगा, ओ से ए की तरफ तैरना होगा। ओके, आगे देखते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, इसमें दो कारें समान दिशा में समान चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही हैं तथा उनके बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो विपरीत दिशा में चल रही उस कार की चाल क्या होगी जो इन दो कारों को 4 मिनट के समय अंतराल पर मिलती है, 4 मिनट के समय अंतराल पर मिलती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि दो कारें समान दिशा में चल रही हैं। हमने दो कारें ले ली, ठीक है, ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं बनाने की, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दो कारें ले ली। ओके, इनकी चाल समान है, ठीक है, 30 किलोमीटर दोनों की सेम है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब 30 किलोमीटर पर आवर दोनों की स्पीड सेम है, अगर हम बात करें तो इस गाड़ी में, पहली वाली गाड़ी में जो ड्राइवर बैठा है उसको क्या लगेगा कि सामने वाली जो गाड़ी है वो भी क्या है, स्थिर है, नियत है, ठीक है, उसको पता नहीं चलेगा कि वो गाड़ी चल रही है, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से अगर हम इनके सापेक्ष वेग की बात करें, ठीक है, ये ए है और ये बी, सापेक्ष वेग की बात करेंगे तो बी ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी ए माइनस बी ए बी बी, और दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो सापेक्ष वेग इनका 0 होगा, जबकि एक दूसरी गाड़ी है जो इनको विपरीत दिशा में पार करती है, ठीक है। तो दूसरी गाड़ी हमने बना ली इधर, ठीक है, दूसरी गाड़ी आ रही है जो इन दोनों गाड़ियों को पार करती है, ठीक है, क्रॉस करती है। उसकी स्पीड हमें नहीं पता है तो उसको हमने ले लिया VC, ठीक है, BC ले लिया। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में है तो किसी एक गाड़ी के लिए, ठीक है, किसी एक गाड़ी के लिए हम ले सकते हैं, तब क्या होगा, सापेक्ष वेग जो होगा, तो विपरीत दिशा में चल रही उस कार की चाल क्या होगी, तो हमें BC फाइंड करना है और इनका सापेक्ष वेग क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो सापेक्ष वेग
यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी रिलेटिव, ठीक है। बी रिलेटिव इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर बी क्या है, किसी भी गाड़ी की, इन दोनों में से ए बी दोनों गाड़ियों में से किसी एक गाड़ी की चाल, ठीक है, हमने बी ले ली, तो बी सी माइनस बी। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है, जबकि ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है, बी सी और इनमें से कोई भी एक गाड़ी, दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विपरीत। जब विपरीत हैं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, प्लस, ठीक है। तो बी सी प्लस बी, ठीक है, नहीं बी रिलेटिव, ठीक है, नहीं। तो बी रिलेटिव क्या है, बी रिलेटिव हमें पता है कितना है, यहाँ पर कितना है, ये 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट। और उनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, ओके, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है, 4 मिनट, 4 को डिवाइड करेंगे 60 से, तब ये आवर में चेंज होगा, ठीक है, नहीं, तब ये किस में चेंज होगा, आवर में चेंज होगा। और यहाँ पर हम बात करेंगे इज इक्वल टू 5, सॉरी यहाँ पर ये यहाँ पर आएगा टाइम t इज इक्वल टू दूरी, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन बी रिलेटिव, ओके। अब यहाँ पर d कितना है, ठीक है, कितनी डिस्टेंस है, 5 किलोमीटर है, और बी रिलेटिव हम फाइंड कर चुके हैं, तो बी सी प्लस बी कितना है, 30 है। और यहाँ पर t कितना है, t हमने लिया है, यहाँ पर दिया हुआ है 4 मिनट, तो इसको हम आवर में चेंज करेंगे, 4/60, 5/BC प्लस 30, ओके। तब यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 4 से, यहाँ जाएगा 15 5 जा, BC इज इक्वल टू 15 5 जा 75 माइनस 30, तब यहाँ पर आ गया 45, BC इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ओके। तो यहाँ पर कितना आएगा, BC इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। एक तोता दक्षिण की ओर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से रेलगाड़ी को पार करता है। तोते द्वारा रेलगाड़ी को पार करने में लगा समय। तो इसमें हम देख सकते हैं कि गाड़ी उत्तर की ओर 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, और दूसरा तोता जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से दक्षिण की ओर जा रहा है। तब इनका सापेक्ष वेग क्या होगा? सापेक्ष वेग की अगर हम बात करें तो सापेक्ष वेग क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो 10 5 15 हो गया, 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब 15 मीटर पर सेकंड में वो इस रेलगाड़ी को पार करेगा, ठीक है। तो सापेक्ष वेग है ये, तो टोटल जो समय होगा t, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे सापेक्ष वेग। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 150 मीटर, और इसको डिवाइड करेंगे हम 15 से, डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 10 सेकेंड, ओके। तो इसका आंसर आ गया 10 सेकेंड, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ओके। एक नदी पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट की चाल से बह रही है। दक्षिण की ओर किनारे पर
ठीक है। इस किनारे पर एक व्यक्ति स्थिर जल में 10 मीटर पर मिनट की चाल से तैर सकता है, ठीक है। कितने से तैर सकता है? 10 मीटर पर मिनट। वह नदी को न्यूनतम समय में पार करना चाहता है। तो न्यूनतम समय में पार करेगा तब उसको क्या करना चाहिए, किस दिशा में उसको तैरना चाहिए, ठीक है। तो न्यूनतम दिशा के लिए हमने देखा था अभी कि उसको लंबवत तैरना चाहिए नदी के बहाव के। नदी के बहाव के जब वो लंबवत तैरेगा, ठीक है, तभी वो इस पॉइंट से कहीं जा कर के इस पॉइंट पर पहुंचेगा, ठीक है नहीं, क्योंकि पानी का भी बहाव होगा तो वो भी पानी के साथ थोड़ा सा बह जाएगा और बी पॉइंट पर पहुंच जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये कम समय में पहुंचेगा सबसे, तो इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। इसमें हम देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन दो सदिशों के वेक्टर गुणनफल और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है नहीं, अदिश गुणनफल के बारे में भी दिए हुए हैं, इनको भी हम करेंगे। कुछ रिजल्टेंट के बारे में दिए हुए हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दो एक समान बल किसी बिंदु पर 120 के कोण पर लगाए जाते हैं। तो 120 के कोण पर, ठीक है, और एक समान है, इस कंडीशन में लगे हुए हैं 120 डिग्री, ठीक है नहीं। तो हमें इनका परिणामी बल का परिमाण निकालना है, ठीक है। क्या होगा इनका परिणामी, ठीक है, इस कंडीशन में हम ले सकते हैं पी, आर ले सकते हैं, ठीक है। अब आर क्या होगा, आर इज इक्वल टू सेम है तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 डिग्री, ठीक है नहीं। तो 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस 120 कितना होता है, कॉस 120 कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, माइनस का साइन 30, ठीक है। कितना होगा, माइनस का साइन 30 होगा, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है नहीं। तो 2p स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर, और ये आ गया आपका p, ओके। तो ऑप्शन इसमें सी करेक्ट हो गया। a बराबर 4i माइनस 3j तथा b बराबर 8i प्लस 8j के परिणामी के समांतर इकाई सदिश होगा। तो इनका परिणामी ले लेते हैं पहले। अगर हम इसको x और y एक्सिस पर अगर देखेंगे, x और y एक्सिस पर अगर हम देखेंगे इनको, तब क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा a 4i माइनस 3j, ये यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है, और 8i प्लस 8j ये यहाँ कहीं पर होगा, ठीक है नहीं। तब इनका हम जब परिणामी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इन दोनों का हम सम कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों का सम कर सकते हैं हम। तब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 8i प्लस 8j, ओके, 8i प्लस 8j। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, 4i और 8i कितना हो गया, 12 प्लस 5j, ओके, 12 प्लस 5j, ठीक है। तो इसमें 12 और 5j कहीं दिख रहा है, यहाँ पर है ये, तो लगभग यही होगा। अब इकाई सदिश की बात हो रही है तो इकाई सदिश भी देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है नहीं। तो ये इसका इकाई सदिश ये इतना आ गया, ठीक है, सम इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इकाई सदिश इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम p लिख लेते हैं, ठीक है। तब क्या होगा, ये प्लस v अपॉन, इसको हम डिवाइड करेंगे इसके परिमाण से, क्या होगा, 12i प्लस 5j, क्या होगा परिमाण, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 प्लस 5 का करेंगे 25, ये हो गया आपका 12i
प्लस 5j अपॉन अंडर रूट 169, और ये हो गया आपका 12i प्लस 5j, नीचे हो गया 13, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। आगे देखेंगे 20 मीटर पर सेकंड चाल से उत्तर की ओर गति करता हुआ एक ट्रक पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। उत्तर की ओर चल रहा है, पहले उत्तर की ओर चल रहा है, फिर उसके बाद में पश्चिम की ओर मुड़ता है, ठीक है। तो पश्चिम की ओर मुड़ रहा है, ठीक है, चाल इसकी सेम रह रही है, ठीक है नहीं। इसके वेग में परिवर्तन होगा, तब इसके वेग में परिवर्तन देखेंगे। अगर हम इसको विपरीत दिशा में ले लेते हैं तब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे ये क्या, यहाँ पर जे कैप होगा, तो 20 जे कैप निगेटिव डायरेक्शन में, और यहाँ पर होगा -20i, ठीक है, -20i होगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो इसका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, इसका परिणामी साउथ वेस्ट में होगा, ठीक है, साउथ वेस्ट में होगा। और इसका परिणामी हम कैसे निकालेंगे, b इज़ इक्वल टू अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका प्लस 400, ठीक है। तो ये 20 अंडर रूट 20 आ जाएगा, ठीक है ना। इनको ऐड करेंगे 800 हो गया, और वो 400 का 2 हो गया, और इसकी जो डायरेक्शन होगी भी क्या होगी, साउथ वेस्ट होगी, ठीक है। तो साउथ वेस्ट, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। ओके, दो सदिश ए तथा बी इस प्रकार हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। इस कंडीशन में हम देखेंगे तो a प्लस बी, इसका हम अगर परिमाण ले लें, इसका ले लेते हैं परिमाण, और परिमाण क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब फिर स्क्वायर कर देंगे, फिर स्क्वायर कर देंगे, तब क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और इनको हम वन साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखेंगे तो ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ab कॉस थीटा क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, a डॉट b इज इक्वल टू 0। ओके, बस यहीं पर हमें निकालना था, इतना ही। इसमें ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बलों जिनमें प्रत्येक का परिमाण f है का परिणामी भी f हो तो दोनों बलों के बीच कोण है, ठीक है। तो परिणामी कितना दिया हुआ है, f दिया हुआ है, ठीक है। f बराबर f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर f स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस थीटा। 2f स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया माइनस f स्क्वायर, f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया -1/2। यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 120, थीटा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री। ओके, थीटा इज इक्वल टू आ गया 120 डिग्री, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। चित्र में प्रदर्शित क्षैतिज रस्सी में तनाव 30 न्यूटन है, ठीक है। यहाँ पर कितना तनाव है, 30 न्यूटन है। OA में तनाव होगा, तो इसमें हमें तनाव निकालना है,
ठीक है, टी। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तीस न्यूटन, यहाँ पर ये W और इस कंडीशन में T। अब यहाँ पर ये कितना है, 30 है, तो टोटल कितना होगा, 120 होगा टोटल। ठीक है, ये 90 है, ठीक है नहीं, और ये वाला कितना होगा, जब ये 120 है, ठीक है 120 है, यहाँ पर कितना बचा, ये 60 बचा, और ये हो गया 150, ठीक है नहीं। अब यहाँ से हम तनाव निकाल सकते हैं, तो T कितना होगा, T बाकी के दो जो बल हैं 30 न्यूटन और W वेट इसका, उनके बीच का एंगल लामी पिर में से देखेंगे, sin 90 बराबर 30 बटे T और W के बीच में एंगल sin 150। तो यहाँ से T निकालेंगे, T इज़ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई sin 90 अपॉन sin 150। 30 गुणा sin 90 का मान 1 होता है, sin 150 कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 कितना होगा, cos 60 होगा, और ये हो जाएगा 30 बटा 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, ये हो गया 60 न्यूटन। 60 न्यूटन क्या आ गया, T आ गया 60 न्यूटन, ठीक है नहीं। हमें W भी तो निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे W अपॉन इन दोनों के बीच का एंगल sin 120, ठीक है 120। तो यहाँ से हम W फाइंड कर सकते हैं, W इज़ इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई sin 120 अपॉन sin 150। तो 30 गुणा sin 120, 90 प्लस 30, cos 30 होगा, cos 30 होता है √3/2। ये 1/2 आया था अभी, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया 30√3 न्यूटन, ठीक है 30√3 न्यूटन और 60 न्यूटन चेक कर सकते हैं हम, 30√3 न्यूटन और 60 न्यूटन। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्टडी विद राजा साहब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।